इसमें हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि फ्यूल सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, थर्मियोनिक कन्वर्जन क्या है। ठीक। फ्यूल सेल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट विदाउट कंबस्शन। फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी और हीट में बिना कंबस्शन का। ठीक। मेन पार्ट है फ्यूल सेल में एनोड होता है, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंटेनर होता है, सेपरेटर होता है, सीलिंग होता है, फ्यूल सप्लाई होता है, ऑक्सीडेंट सप्लाई होता है। टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के प्रकार देखते हैं। एल्कलाइन फ्यूल सेल्स, जिसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के भी नाम से जानते हैं। डायरेक्ट मेथेनॉल फ्यूल सेल हो गया। फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, प्रोटॉन और पॉलीमर एक्सचेंजर मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स, मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, जिंक एयर फ्यूल सेल, रीजेनरेटिव फ्यूल सेल। ठीक। तो इतने प्रकार के, मतलब टोटल 8 प्रकार के यहाँ फ्यूल सेल है। ठीक। अब इसमें से कुछ फ्यूल सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हम देखते हैं, देखिए ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वेपर प्रोड्यूस करेगा। वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल। अब इस द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी यूज टू जनरेट, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रिएक्शन होता है उसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में होता है। सच अ सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का प्रयोग अपोलो स्पेस प्रोग्राम में किया गया था। अब इस अपोलो स्पेस प्रोग्राम में किया गया था, उसका 2 डिफरेंट पर्पस था। ठीक। कौन कौन था? पहला पर्पस था कि इट वाज यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स एज वेल एज सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में लिया गया था, उसका मेन पर्पस था फ्यूल प्रोड्यूस करना, फ्यूल का स्रोत के लिए, और दूसरा था ड्रिंकिंग वाटर उसमें से उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, जिससे ह्यूमन जो है वहाँ पे उस स्पेस में उनके लिए पानी पीने योग्य मिल सके। ठीक। अब उसके बाद से एक एक रिएक्शन करके देखते हैं क्या है। कैथोड रिएक्शन, कैथोड, एनोड और नेट सेल रिएक्शन। ठीक। कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एयर है, मतलब यहाँ देख रहे हैं एयर इन, मतलब ऑक्सीजन एंटर करेगा यहाँ, और वाटर है H2O। ठीक। ऑक्सीजन और वाटर का हम क्रिया जब कराएंगे, OH एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हम इधर यहाँ प्लस कर दिए, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन इधर 4 इलेक्ट्रॉन इधर, ये बैलेंस हो गया 4 माइनस। एनोड का रिएक्शन देखते हैं। एनोड पर H2 और OH आयन जब क्रिया किए तो क्या हो गया, वाटर बन गया, H2O बन गया, और इसको बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। 4 माइनस चार्ज इधर था, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस कर देंगे, तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड अभिक्रिया का बैलेंस हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से हमको पता चल गया कैथोड पर कैसे रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर कैसे रिएक्शन हो रहा है। अब नेट सेल रिएक्शन देखिए, रिएक्शन इतना होगा, क्या आएगा नेट सेल रिएक्शन, 2H2 प्लस O2, और दोनों जब क्रिया करेंगे तो 2H2O बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनाएंगे। ठीक ना। तो इस तरह से हमको नेट रिएक्शन कैथोड और एनोड पर रिएक्शन मिल गया। और उस रिएक्शन को हम इस फिगर के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। देखिए यही अपोलो स्पेस प्रोग्राम था जिसमें H2O2 फ्यूल सेल का प्रयोग किया गया था। H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का प्रयोग इस अपोलो स्पेस प्रोग्राम में 2 पर्पज़ के लिए किया गया था, एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए और फ्यूल सोर्स के लिए। ठीक। अब आगे देखकर और आप क्लियर कर सकते हैं कि हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन गैस H2 हो गया। ठीक। H2 की फॉर्म में एंटर किया यहाँ पे H2। ठीक है। और पहला प्रोसेस हो गया H2 यहाँ पे एंटर किया। दूसरा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक। इलेक्ट्रोलाइट ये दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है ये सब। ठीक ना। और यहाँ पे आपका दूसरा प्रोसेस है, और यहाँ पे इधर से ऑक्सीजन एंटर किया,
ऑक्सीजन एंटर किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे मिलकर देख रहे होंगे 4th पॉइंट पर H2O बना लिया, हीट और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हीट और वाटर बाहर निकलेगा, ठीक ना। जब अभिक्रिया संपन्न होगी उसके बाद से यहाँ पे कैथोड एक एनोड है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस चार्ज है, जिसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण से यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज जनरेट होने के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे करंट का फ्लो होगा सर्किट में, जिससे करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे जो भी बल्ब जो भी चीज़ें जलाना है तो उसको कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमारा अभिक्रिया पूरा होगी, ठीक। और आगे चलते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल का ब्लॉक डायग्राम है, एनोड पर H2 एंटर किया, कैथोड पर O2 और रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे H2O बनाएगा, H2O बाहर रिलीज हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के होने का इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। इस सर्किट में देख रहे हैं, सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट का फ्लो होगा, करंट और जिससे लोड यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा, इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब आगे बढ़ते हैं, द इफिशियंसी ऑफ द फ्यूल सेल describes above in the generation of electricity generation approximately 70%, whereas thermal power plant have an efficiency। इस फ्यूल सेल की इफिशियंसी कितना है 70%, लेकिन वही हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट में ये इफिशियंसी 40% है, ठीक। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल क्या है, दिस सेल्स इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ सॉलिड ऑक्साइड और अ सेरेमिक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे सॉलिड ऑक्साइड अथवा सेरेमिक इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक। दिस फ्यूल सेल्स आर हाईली एफिशिएंट एंड हैव अ रिलेटिवली लो कॉस्ट। इस फ्यूल सेल की इफिशियंसी लगभग 85% है, हाईली एफिशिएंट है और इसका कास्ट भी कम है, ठीक। द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ दिस सेल्स आर वेरी हाई। इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है। लोअर लिमिट इसका कितना है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर लाइज बिटवीन 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स आर लिमिटेड टू स्टेशनरी एप्लीकेशन, स्टेशनरी एप्लीकेशन के लिए, और पॉलीमर एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स। अब इस फ्यूल सेल्स में देखते हैं क्या है कि दीज सेल्स आर आल्सो नोन एज प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के नाम से भी जानते हैं। द टेम्परेचर रेंज दैट दीज सेल्स ऑपरेट इन इज बिटवीन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। यह फ्यूल सेल जो है ऑपरेट करता है 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक ना। इसमें पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, A typical PEM fuel cell consists of bipolar plates, a catalyst, electrodes and the polymer membrane। तो इस तरह से आप इसमें बायोपोलर प्लेट होता है, ठीक ना, कैटलिस्ट एक होता है और इलेक्ट्रोड्स होते हैं एंड द पॉलीमर मेम्ब्रेन होता है। इसका जो एप्लीकेशन है ट्रांसपोर्टेशन में इको फ्रेंडली है। इसका प्रयोग स्टेशनरी और पोर्टेबल जनरेशन ऑफ पावर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक ना, इस फ्यूल सेल का। अब आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है, मेरिट्स देखते हैं क्या। मोस्ट एविडेंट एलिमेंट फ्यूल सेल में, ठीक ना। अब इसमें सबसे मेन चीज़ देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात अभी किए थे, जिक्र किए थे, उसमें से हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है, ठीक। विच मेक्स ऑफ अबाउट 3/4 ऑफ ऑल मैटर। सभी तत्वों में जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उसमें 3/4 मतलब 3 पार्ट केवल हाइड्रोजन है उसमें, सबसे ज़्यादा इस तरह से हम कह सकते हैं 75% पार्ट क्या हाइड्रोजन है। अब दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट। हाइड्रोजन में एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिससे हाइड्रोजन इज नॉन पॉल्यूटिंग। इस पॉल्यूशन का कोई खतरा नहीं है, नॉन पॉल्यूटिंग एलिमेंट है। केवल इसका जो बाई प्रोडक्ट है, मतलब जब हाइड्रोजन का यूज हम फ्यूल के फॉर्म में करके जब इसका प्रोडक्ट जो हीट और वाटर के फॉर्म में जो निकलता है, वेस्टेज होता है जो हीट और वाटर के फॉर्म में, वही केवल पॉल्यूटेंट होता है, बाकी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन इज ए रिन्यूएबल फ्यूल सोर्स है, ये रिन्यूएबल फ्यूल सोर्स के फॉर्म में है, जिसका बार बार हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे नेचर में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। यूज करते जाएंगे, फिर वो जनरेट होता रहेगा, हम यूज करते जाएंगे इस तरह से, ठीक ना। अब हाइड्रोजन इज करेंटली
वेरी एक्सपेंसिव। देखिए हाइड्रोजन बहुत ही एक्सपेंसिव है। कैसे? बिकॉज इट्स डिफ़िकल्टी टू जनरेट, हैंडल एंड स्टोर रिक्वायरिंग बल्कि एंड हैवी टैंक्स लाइक दोज फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, हाइड्रोजन बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इसको जनरेट करने में, इसको हैंडल करने में, मतलब रख रखाव में, इसको स्टोर करने में हैवी टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जिस तरह से सीएनजी में पड़ती है। तो इसीलिए इसका रख रखाव मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। जस्ट लाइक सीएनजी, एलपीजी गैस वगैरह को जिस तरह से रख रखाव में दिक्कतें आती है उस तरह से इसमें भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में ये होता है, इसको हम सीबेक जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है डायरेक्ट हीट फ्लक्स, मतलब टेम्परेचर डिफरेंसेस जो होता है हीट फ्लक्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है सीबेक प्रभाव के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द सीबेक इफेक्ट। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का जो प्रोसेस है वो सीबेक इफेक्ट पे आधारित है, which states that loop of dissimilar metals will develop an EMF if the two junctions are kept at different temperature। सीबेक इफेक्ट के अनुसार जब किसी दो जंक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर पर हम रखेंगे तो उसमें EMF डेवलप होगा। तो EMF में -s डेल्टा टी है। S इज़ द सीबेक कोफिशिएंट एंड आल्सो नो एज थर्मो पावर इसको बोलते हैं। डेल्टा टी है, टेम्परेचर का ग्रेडियंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं सेरमिक सब स्टेट। अब यहाँ से जब हीट अप्लाई किया जाएगा, डिसिपेटेड जो हीट होगा कोल्ड साइड की तरफ होगा, कोल्ड साइड में होगा, और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से जनरेट हो जाएगा। जहाँ से सर्किट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इस सर्किट में, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने के कारण से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक ना, अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसका लिमिटेशन देख लीजिए, रिक्वायर रिलेटिवली कांस्टेंट हीट सोर्स। इसमें कांस्टेंट हीट सोर्स की ज़रूरत है। ये तभी सक्सेस है, तभी इसको ऑपरेट कर सकते हैं जब एक कांस्टेंट हीट सोर्स हमें मिल रही है, मतलब लगातार एक हीट सोर्स मिल रही है, ये नहीं कि फ्लक्चुएशन हो रहा है। कांस्टेंट हीट सोर्स यदि मिल रही है तो ऑपरेट करेंगे। दूसरा है लैक ऑफ इंडस्ट्री एजुकेशन अबाउट थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक, इस जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए इंडस्ट्री एजुकेशन की कमी है। मतलब इंडस्ट्री एजुकेशन जब होगा, जो इसको ऑपरेट करेंगे, जो भी लेबर्स होंगे, जो भी उसमें के वर्कर्स होंगे, जो इसको ऑपरेट करेंगे, टेक्नीशियंस होंगे, इंजीनियर्स होंगे, जो भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं, उनको एक इंडस्ट्रियल एजुकेशंस की ज़रूरत है, तभी ऑपरेट करिए। ये इसका लिमिटेशन हो गया। स्लो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेशन, ये जो टेक्नोलॉजी है थोड़ा स्लो है। हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। थर्मियोनिक पावर कन्वर्टर क्या है? थर्मियोनिक पावर कन्वर्टर्स आल्सो कॉल्ड थर्मियोनिक जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, थर्मियोनिक पावर जनरेटर के नाम से भी इसे जानते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक इंजन के नाम से भी जानते हैं। तो कई थर्मियोनिक एनर्जी कन्वर्जन में हम डायरेक्ट प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का हीट के द्वारा। जब हम हीट अप्लाई करेंगे तो थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, जिससे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगा। तो इस तरह से हम थर्मियोनिक पावर कन्वर्टर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, देखिए थर्मल एनर्जी इसमें जाएगी। थर्मल एनर्जी, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। इमीटर से इलेक्ट्रॉन ये देख रहे हैं निकल रहे हैं, कलेक्टर पर जाके कलेक्ट होंगे, ठीक, इकट्ठे होंगे। तो इमीटर से जब हम थर्मल एनर्जी हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, हम देंगे, तो इमीटर से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू होंगे, निकलना शुरू होंगे, कलेक्टर में जाएंगे, कलेक्टर पे जाएंगे, और इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जिससे यहाँ पे करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं एक कंटेनर है, इसमें कलेक्टर, इमीटर, ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे एक तरफ हम थर्मल एनर्जी इन कर रहे हैं, और थर्मल एनर्जी जब इन कर रहे हैं तो इमीटर से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, वो कलेक्टर पे जा रहे हैं, और उसके बाद से आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जा रहा है। इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जा रही है।
और उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो यहाँ पे बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, चाहे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ थर्मियोनिक कन्वर्जन, थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा हीट से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक, मतलब हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक ना। इस तरह से थर्मिक पावर कन्वर्टर कैन बी viewed एज ए इलेक्ट्रॉनिक डायोड क्रिएट एट विच इलेक्ट्रॉन करंट in एम्पियर पर स्क्वायर मीटर्स इज इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द इमीटर इज गिवन बाय। उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा देख सकते हैं। इसको रिचार्डसन दुश्मन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन में होगा ऑफ द इमीटर, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन कूलम्स एंड K इज द बोल्ट्जमैन गैस कांस्टेंट इन जूल्स पर केल्विन, ठीक। इस तरह इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए हीट सोर्स है, इमीटर है, कलेक्टर है, ठीक ना। अब जब हम हीट सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हीट सोर्स जाएगा इमीटर पे, इमीटर से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, मतलब उत्सर्जन होगा। ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ जाएंगे। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी सर्किट में। और जैसे इलेक्ट्रिकल लोड आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ प्रयोग ले सकते हैं। थर्मोडायनामिक कन्वर्टर का प्रिंसिपल है, देखिए हीट जा रहा है, ए कैथोड इमीटर है, कैथोड इमीटर आपको दिख रहा है, एनोड कलेक्टर है, एनोड हीट इन कैथोड इमीटर से पर होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इमीटर से इमिट होगा, मतलब उत्सर्जित होगा, कलेक्टर पे जाएगा, कलेक्टर पे जाकर वहाँ पे जमेगा, मतलब कलेक्ट होगा, कलेक्टर मतलब कलेक्ट होगा, वहाँ पे इकट्ठा होगा। वहाँ पे इकट्ठा होने के कारण एक कैथोड और एनोड पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज आएगा, वोल्टेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस सर्किट में आप देख रहे हैं प्लस माइनस चार्ज हो गया, अब करंट फ्लो होना शुरू हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सके। आप